नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। आइए शुरू करते हैं आज की बात, आज का कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद अपने सबसे बुरे दौर का सामना कर रहे हैं, सबसे कमजोर वक्त का सामना कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन पर लगातार हमले कर रहे हैं, भारत पर 50% टैरिफ लगाने के साथ साथ भारत के साथ किसी भी तरह की ट्रेड डील को सस्पेंड कर दिया है, पॉज लगा दिया। और इसी के साथ उनकी तीसरी जो है बार की जो सरकार है, भारत की केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उस सरकार पर ही उसके लोकतांत्रिक तरीके से चयन को ही सवालों के घेरे में ला दिया है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। कुछ बहुत ही गंभीर सवाल राहुल गांधी ने पूछे और इन सवालों का आधार है तथ्यों के साथ 6 महीने की जांच का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने ये गंभीर किस्म के सवाल उठाए हैं, जिस पर ईसी की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो संतोषजनक कतई नहीं कही जा सकती हैं। और जिस तरीके से बीजेपी इन सवालों पर प्रतिक्रियाएं दे रही है वो अपने आप में सवाल उनके इर्द गिर्द खड़े हो रहे हैं। भारत के नागरिक इस वक्त समझना चाहते हैं कि क्या उनका लोकतांत्रिक उत्सव जो है, चुनावी प्रक्रिया जो है, क्या उसे हाईजैक कर लिया गया है? क्या ये भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रहार है? आइए कुछ सवाल हम रखते हैं अपने दर्शकों के सामने, कुछ तथ्य रखते हैं, उसके बाद आज अपने मेहमानों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लोग जो हैं, भारत का जो लोकतंत्र है, क्या सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एक नज़र आप अपने टीवी स्क्रीन पर रखिए कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग से बहुत ही गंभीर सवाल हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई ना ही ईसीआई नजर आते हैं, ना ही निर्वाचन आयोग का एक भी प्रमुख चेहरा नजर आता है। 2024 का लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र 2024 का विधानसभा चुनाव, और इसके साथ ही आप गिन लीजिए मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, और आप इसमें दिल्ली भी शामिल कर सकते हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने भी अपने निर्वाचन सीट पर वोटर्स को लेकर चिंताएं मीडिया में रखी थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो भी जवाब दिया गया है वो कितना संतोषजनक है, कितना पारदर्शी है, ये अपने आप में सवाल है। लाखों का अगर हेर फेर होता है, क्या सरकार चुराई जा रही है, वोट चुराए जा रहे हैं, तो ये कहना कि आप इसको शपथ पत्र देकर कह सकते हैं क्या, ये अपने आप में बहुत ही बचकानी प्रतिक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो उन्होंने संविधान की शपथ ली है। वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर निचले सदन लोकसभा में पहुंचे हैं और विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, फिर उनसे आप पूछ रहे हैं कि आप ओथ लेकर कह सकते हैं क्या, तो ये बचकानी प्रतिक्रिया कही जा सकती है। चुनाव आयोग की जो सवालिया कार्यशैली है उसका कुछ आधार है जो हमने देखा है, अपने दर्शकों तक भी पहुंचाया है समय समय पर, कि वोटिंग टर्नआउट ये हमने देखा है किस तरीके से देरी से जारी किए जाते रहे। और तो और निर्वाचन सीट पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट वाइज जो वोटर लिस्ट है उसे ना सौंपा जाना, बीजेपी के खिलाफ जितनी भी चुनावी कैंपेन संबंधित शिकायतें थी उस पर चुनाव आयोग का ढीला रवैया, ईसी मशीन रीडेबल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट क्यों नहीं सौंप रहा है, क्या ये जो है वाकई में व्यक्तिगत पहचान पर एक बड़ा जो है हमला है या फिर खतरा है? जिस तरीके से ईसी जवाब दे रहा है, इसे कैसे देखा जाना चाहिए? राहुल के दावे के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट क्यों बंद हो गई? बहुत सारे जो समीक्षक है, आलोचक है, पत्रकार है, उन्होंने इस बात को लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के संरक्षण करने वाली संस्था पर, भारत के निर्वाचन आयोग पर। आइए स्वागत कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक देशपांडे, नागपुर से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से उत्कर्ष सिन्हा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विवेक सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से कथित रूप से वोट चोरी की गई और गंभीर किस्म के ये सबूत हैं, पुलिंदा उन्होंने पेश किया है राहुल गांधी ने। मैं महाराष्ट्र में समझना चाहती हूं कि सरकार की प्रतिक्रिया तो मैंने देख ली है जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, लेकिन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो मैं अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाना चाहती हूँ। जी, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए उस समय लोगों ने जिस तरीके से
महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस के साथ में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी साथ में थे, जी उसके लिए जिस तरीके से जनता ने उसके पक्ष में अपना मत डाला था और जिस तरीके से जीत हुई थी, उसके तुरंत 6 महीने बाद ही जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें बहुत ही करारी हार का सामना महाविकास आघाड़ी को करना पड़ता है। और यहाँ तक के बुरी स्थिति महाविकास आघाड़ी की दिखाई देती है कि अकेले एकनाथ शिंदे के पार्टी को जितनी सीटें मिली, उससे कम सीटें तीनों को मिलाकर मिली है। जी तो इतना जमीन आसमान का जो फर्क पड़ा 6 महीने के अंदर, वो बहुत ही एक्सप्लिकेबल है। मतलब ऐसे चुनाव, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अलग अलग नतीजे आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ था ऐसा, और इससे पहले कई बार कई राज्यों में इस तरह के नतीजे आए हैं, लेकिन इतना फर्क पड़ेगा ऐसा कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। और इसीलिए बहुत सारी आशंकाएं उसमें से उपस्थित हुई। और उसके बाद फिर राहुल गांधी ने उसके ऊपर 4-5 जो मुद्दे उठाए, जिसमें एक सबसे अहम मुद्दा था कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में जो 40 से 50 लाख नए वोटर्स जोड़े गए, जी उसमें उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया कि ये जो फर्क है इतना बड़ा, ये इससे पहले अगर आप 15-20 साल का पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, तो कभी भी इतना फर्क वोटरों की संख्या में कभी भी नहीं दिखाई दिया था। तो ये इतनी बड़ी तादाद में वोटरों की संख्या बढ़ना, ये बहुत ही अनयूजुअल है। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया था कि वोटिंग का समय खत्म होने के बाद का जो परसेंटेज है, उसको अगर आप टाइम के साथ जोड़कर देख लें, तो इतना जो परसेंटेज बढ़ा है, जो एक टेम्पररी परसेंटेज आता है वोटिंग का, उसके बाद फिर जब फाइनल परसेंटेज आता है, उसमें जो फर्क है, उसको अगर आप देखेंगे तो ये होना चाहिए था कि वो जो 6 बजे के बाद जब लोग अंदर आते हैं, 6 बजे के पहले जो लोग अंदर आते हैं, तो उसको वोटिंग करने दिया जाता है। उसकी वजह से जो परसेंटेज बाद में बढ़ा हुआ हमको दिखता है, वो इतना नहीं बढ़ सकता है कि उसका कुछ गणित और तालमेल न बैठे। और उसमें ये दिखाई दिया था, उन्होंने ये कहा था कि अगर उतनी संख्या, अगर आप 6 बजे के बाद वोटिंग का जितना भी एक वोटर को जितना समय लगता है उसको काउंट करें, उतनी संख्या के लिए कितना समय लगेगा, ये अगर आप देखें तो आपको सवेरे, दूसरे दिन सवेरे तक ये वोटिंग जारी रहना जरूरी था, इतनी वो संख्या में बढ़ोतरी दिखाई। और ऐसा है कि आज के कंप्यूटर के जमाने में आपको जो एक टेम्पररी जो आंकड़ा है वोटिंग परसेंटेज का, उसके बाद फाइनल आंकड़ा देने के लिए आपको 2-2, 3-3 दिन लग रहे हैं। ऐसा कभी होता है? तो ये सारा आशंकाओं को जन्म देने वाली ये सारे फैक्टर्स है। और फिर उसके बाद वीडियो हम नहीं देंगे, जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप वीडियो प्रस्तुत करिए, तो तुरंत इलेक्शन सरकार ने कानून बदलकर वो वीडियो जो है 45 दिनों के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इस तरह की अरेंजमेंट की। तो वीडियो आप सीसीटीवी के फुटेजेस नहीं देंगे, तो ये सारी छुपाने वाली जो एक टैक्टिक, सारे तथ्यों को छुपाने का एक तरीका सरकार ने अपनाया था, उससे बहुत सारे प्रश्न उपस्थित हुए थे। जहां तक लोगों का सवाल है, लोग यही मान रहे थे कि विधानसभा चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी को ही जीत हासिल होगी। मैं भी जब फील्ड में गया था, जब लोगों से बात हो रही थी, तो लाडली बहना, जिसका मराठी में लाड़की बहन कहते, उसका वर्चुअली कोई इम्पैक्ट नहीं था। लोग उससे बहुत ज्यादा बीजेपी के पक्ष में चले गए थे, ऐसा जमीन पर तो नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो लाडली बहना को इसीलिए ऐन वक्त पर लाया गया कि उसको बहाना बना के उस जीत को जस्टिफाई कर दिया जाए। और जो 40-45 लाख वोटर्स बढ़े हैं, उसका कोई एक्सप्लेनेशन आया नहीं है। तो इस तरह से ये सारे बहुत संदेह के घेरे में सारी जो चीजें महाराष्ट्र में दिखाई दी, उससे स्पष्ट हो रहा था कि ये जो चुनाव के नतीजे 6 महीने के बाद दिखाई दिए विधानसभा में, वो लोग करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का तरीका है, वो हर चीज को प्रेजेंट आउट कर लेते हैं और हर चीज को दबा देते हैं, उसी स्ट्रेटेजी के साथ इसको भी दबाया गया। और फिर
अभी जाकर राहुल गांधी जब कर्नाटक में क्या हुआ उसका जी। बहुत सिस्टमेटिक अभ्यास किया और लोगों को बताया, तब पता चला कि शायद महाराष्ट्र में भी यही हुआ होगा, शायद हरियाणा में भी यही हुआ होगा और जी उससे पहले मध्य प्रदेश में भी यही हुआ होगा। और जी एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, जी जब ये सारी बातें एक्सपोज हो गई तो बिहार में किसी और तरीके, कोई दूसरा तरीका अपनाना बहुत जरूरी था बीजेपी के लिए। अब यही सारी टैक्टिक्स बिहार में चलने वाली नहीं थी, इसलिए बिहार में उन्होंने दूसरा कुछ अभी एक पकड़ा खड़ा किया है, जिसके उसके पीछे एग्जैक्टली क्या डिजाइन है इसको होना बाकी है, लेकिन उससे बीजेपी को फायदा हो, यही मंशा बीजेपी की दिखाई दे रही है, जिस तरह से एफआईआर वहां पर चलाया जा रहा है। तो कुल बिल्कुल। मिलाकर राहुल गांधी की बातें पुख्ता हो, इसी तरह के सारे चिन्ह हमें पिछले 2 साल के चुनाव में दिखाई दिए। जी, जी यानी पिछले 2 साल में भारत में जो भी चुनाव हुए इंक्लूडिंग लोकसभा इलेक्शंस, वो सब जो है गंभीर सवालों का सामना कर रहे हैं। तमाम सांसद, तमाम जो विधायक चुने गए, तमाम सरकारें गठित हुई हैं इन 2 सालों के भीतर। चुनाव आयोग की पूरी कार्यशैली जो है ये इसका खुलासा करने का जो दावा राहुल गांधी ने किया है, इसको समर्थन जो कांग्रेस के कह रहे थे कि मनमुटाव चल रहा है शशि थरूर कांग्रेस के सांसद से, उन्होंने भी राहुल गांधी को इस पूरे के पूरे मुद्दे पर समर्थन दिया है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा जुड़े हुए हैं, वो इस पूरे खुलासे को कैसे देखते हैं और उसके बाद भारतीय मीडिया जिस तरीके से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो डेटा उन्होंने रखा है, कुछ मीडिया तो फैक्ट चेक करने में लगी है, कोई वहां पर स्टोरी कर रही है और ये पा रही है कि वाकई राहुल गांधी के जो क्लेम है वो सही है, लेकिन कुछ मीडिया संस्थान जो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के क्लेम को धता बता रहे हैं, चुनाव आयोग की राग में राग मिला रहे हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भारत में लोकतंत्र हाईजैक हो चुका है और इसके केंद्र में है चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के अधिकारी, इसके बड़े बड़े चेहरे, और ये मिलीभगत बीजेपी के साथ किए जाने की बात हो रही है। हालांकि बीजेपी जिस तरीके से राहुल गांधी की बातों को झूठ बता रही है, उन्हें फिर से नासमझ भी बताया जा रहा है कि वो झूठ बोलते रहते हैं, वो नासमझी भरी बातें करते हैं, वो एटम बम जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, अशालीन है। इस तरह के बीजेपी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन क्या ये अशालीन भाषा है जब बात भारत के चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी हुई चुनावों में वोट चोरी की हो और इतने बड़े संगठित तरीके से चोरी की हो? ये कोई गलती नहीं है बल्कि वाकई इसे हाईजैक कहा जा सकता है। हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा जुड़े। उत्कर्ष सर, कुछ जो वोटर्स जो राहुल गांधी ने भी रखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, और उसी आधार पर मैं ये कह सकती हूं कि आज की ये पूरी मेरी कोशिश है कि सच अपने दर्शकों तक पहुंचाओ। आदित्य श्रीवास्तव, इनका नाम राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लिया था और इन आदित्य श्रीवास्तव को लेकर अलग अलग जो मीडिया संस्थान है वो अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमने भी फैक्ट चेक किया, हम भी वहां पर गए, पता करने गए। लेकिन चलिए, अच्छी बात यह है कि कुछ फैक्ट चेक जो है वाकई में विश्वसनीय माने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी विश्वसनीयता है। फैक्ट चेक जुबैर का मैं यहाँ पर नाम लेना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि आदित्य श्रीवास्तव को, चले जाइए आप वेबसाइट पर जो कि बंद हो गई है, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये खबर आई। आदित्य श्रीवास्तव आप बखूबी जानते होंगे कि वहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में क्या इस पर चर्चे हैं। लखनऊ ईस्ट में भी इनका एपिक नेम नंबर है, मुंबई सबर्न जोगेश्वरी ईस्ट में भी है, फिर चले जाइए कर्नाटक में भी है। ये आदित्य श्रीवास्तव बहुत ही इंटरेस्टिंग वोटर हैं और ईसीआई को कहां इस पर जवाब देना चाहिए। ईसीआई कह रही है कि राहुल गांधी शपथ पत्र पर कहें। जी, नेहा, एक बात समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि राहुल कल जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने जो 7 फीट का एक पिक्चर दिखाया, वो डेटा थे जो इलेक्शन कमीशन से उनको मिले, वोटर लिस्ट थी, इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट थी। जी, उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट किया इन लोगों ने, ठीक बात है। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन जिसने भी किया, ईसीआई तय करे ना कि ये सही है कि गलत है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। जी, मैंने कुछ स्टोरीज मैंने भी की है इस तरह की, और खुद भुक्तभोगी भी रहा हूँ। मेरा नाम
जिस बूथ पर मैं लगातार पिछले कई चुनाव से वोट दे रहा हूँ, जी पिछली बार मेरा नाम वहां नहीं मिला, मेरी वाइफ का नाम था। और बाहर मैंने सारी पार्टियों, पॉलिटिकल पार्टियों को जो कागज जिनके ये आप पास, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं? जी विधानसभा चुनाव की बात, विधानसभा चुनाव, जी पिछले, उसमें वहां पर बाहर किसी के पास वोटर लिस्ट जो मौजूद थी उसमें मेरा नाम नहीं था। मैं परेशान था, तो किसी ने कहा कि अंदर बीएलओ बैठे हैं, उनके पास एक सूची है। जी। मैं जब वहां गया तो उस सूची में मेरा नाम था। तो पहली डिस्क्रिपेंसी तो ये कि बीएलओ के पास जो सूची है उसमें किसी का नाम है और बाहर पॉलिटिकल पार्टियों के पास जो सूची है उसमें कोई नाम नहीं। जी ऐसा कैसे हुआ, ये क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में था। दूसरा, हम लोग लगातार इस बात को चुनाव दर चुनाव, खासतौर से पिछले 3 चुनाव की मैं बात करूं, असेंबली, पार्लियामेंट और फिर बाय इलेक्शन यूपी में जो हुए थे 7 सीट, जी एक तरफ भारत डिजिटल इंडिया हो गया है, हर 2 घंटे पे अपडेट करना होता है वोटिंग परसेंटेज। जी और जब ये डिजिटल इंडिया नहीं था, विवेक जी को याद होगा, जी हम लोग को पोलिंग के दिन शाम को 7 बजते बजते सारे डेटा मिल जाते थे कि कितनी पोलिंग हुई है, जी और हम उस पर अपनी स्टोरी कर लेते थे। इन दिनों हमने ये देखा कि साहब डेटा आया 5:30 बजे तक का, उसके बाद फिर 6:30 बजे आया, फिर रेक्टिफाइड डेटा 8 बजे रात को आ रहा है, फिर 11 बजे रात को आ रहा है। एक बार तो ऐसा हुआ कि 3 दिन बाद मतगणना थी, मतगणना के 1 दिन पहले डेटा आया। जी ये कौन सा कैलकुलेशन, कौन सी मशीनरी काम कर रही है। दूसरी स्टोरी मैंने की थी, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नंबर ऑफ वोट्स कैंडिडेट के जो होते हैं, सारे कैंडिडेट्स के, जी उसके टैली में फर्क आ रहा था। मैंने ईसीआई को ईमेल किए थे और उसका जवाब नहीं मिला। तो खैर मैं लखनऊ में बैठा था, मेरे पास अप्रोच भी नहीं था। तो ये सिग्नल्स तो दिख रहे थे और इसके ऊपर हम लोग लगातार बात भी कर रहे। ये जरूर होता था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस सवाल को इस तरीके से नहीं देखा, तो वो अपने आप को मान लेते थे। बल्कि एक हमारे दोस्त हैं, सहारनपुर से चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, 4 बार के एमएलए हैं, उनसे शाम को मैंने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हाँ यार, ये बात तो है कि जो हम लोगों को वोटर लिस्ट मिली थी उसमें बहुत सारे नाम नहीं थे जो अंदर थे, लेकिन बात बिखरी बिखरी चल रही थी। राहुल गांधी ने उन सारी चीजों को इकट्ठा कर दिया। तो मैं तो बड़ा आराम से रिलेट कर पा रहा हूं इन सारी चीजों की कि ये हो रही थी जी। अब रह गया सवाल, देखिए, फैक्ट चेक का। आज तक ने एक स्टोरी की, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, और उसके बाद उसका खंडन कर दिया, वो पेज डिलीट कर दिया। तो कितनी तेजी है राहुल गांधी को गलत साबित करने की। और जिसको गलत साबित करना है वो कह रहा है कि आपने कहा है, आप हलफनामा दीजिए। भाई, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर उसको लगता है कि डिफेमेशन हो रहा है उसका, अगर उसको लगता है कि ये डेटा सही नहीं है, राहुल गांधी पे एफआईआर कराओ ना। क्योंकि ये तो अगर इतना सीरियस मामला है कि अगर राहुल गांधी मैनिपुलेट कर रहे हैं तो राहुल गांधी पर एफआईआर होनी चाहिए, कानून संगत धाराओं में उनको सजा मिलनी चाहिए। जी। सवाल ये है कि इसके लिए राहुल गांधी क्यों एफिडेविट दें? राहुल गांधी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पब्लिक कर दी ना, पूरे हर जगह वीडियोस मौजूद है, उसके प्रेजेंटेशंस सारे मौजूद हैं, हम सब लोगों के पास मौजूद है। तो उन्होंने जो कहा, बीइंग सांसद ऑफ लोकसभा जी, और देखिए वो ठीक है, संविधान की शपथ लेना, संविधान की शपथ तो इस लोकसभा में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मंत्री जितने हैं उन्होंने भी ले रखी है, क्यों गलत सूचनाएं दे रहे हैं भाई? अब बीजेपी का प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास आज मेरे ख्याल से यूपी में भी आ रहा है, तो वो महाराष्ट्र और हर जगह चल रहा होगा, 1980 का एक पेपर आ रहा है जिसमें कहां कहां बूथ कैप्चरिंग हुई है, और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसका जवाब दे, राहुल इसका जवाब दे। इतिहास, वर्तमान इतिहास को सुधारने के लिए आप आए थे। आपका दावा था महान भारत बनाने का,
जी उसका जवाब नहीं। नेहरू से लेके इंदिरा तक का जवाब राहुल एफिडेविट दे। मैं किसी के पक्ष में, देखिए राहुल गांधी आज ये बात कर रहे हैं तो हम, चूंकि उनकी बात हमें सही लग रही है, जी कल अगर सत्ता में आते हो और इसी तरह के आरोप उन पर लगते हैं तो हम उनकी आलोचना करेंगे। बिल्कुल। हमारा काम ये नहीं है। दूसरी बात, अब कुछ मीडिया संस्थानों की बात देखिए, कल लखनऊ में आदित्य श्रीवास्तव का नाम आपने लिया, जी लखनऊ में कल एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जो पत्रकारों का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक खबर चली कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन कमीशन ने इसको खारिज किया है कि ऐसा कोई नाम हमारी लिस्ट में नहीं है। जी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगले ही दिन सुबह 4-5 राज्यों की साइट्स बंद क्यों हो गई? पेज डज नॉट फाउंड। जी ये तो और बड़ा सवाल है ना। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट क्या कोई हैक कर रहा है? किसी ने हैक किया है? अगर ये किया है तो इट इज वेरी सीरियस मैटर, और ईसीआई को दाएं बाएं देखने के बजाय इसके ऊपर दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि वहां डेटा है, बिल्कुल। देश। यही जाकर जो राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, यही जाकर पता लगाया जा सकता है। और अगर वही जगह जो है वो बंद कर दी गई है या फिर बंद हो गई है किसी कारणवश, हो सकता है कि तकनीकी समस्या का सामना कर रहा हो ईसीआई की ये पर्टिकुलर वेबसाइट, लेकिन अगर वही जगह काम नहीं कर रही तो डिजिटल इंडिया पर भी सवाल है। और सवाल इस पूरे घटनाक्रम में ईसीआई की विश्वसनीयता पर है। चाहे राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, चाहे राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ईसीआई जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या फिर निर्वाचन आयोग है, चाहे राजीव कुमार रहे हो, चाहे अब ज्ञानेश जी आ गए हो, लेकिन विश्वसनीयता पर जो है एक बड़ा सवाल, और वो समय गुजरते के साथ और राहुल गांधी की अब इस खुलासे के बाद और विश्वसनीयता पर एक गंभीर प्रश्न लग रहा है। और अब सबूत जो है लोगों के पास है। जब वो जानने की कोशिश कर रहे हैं वेबसाइट पर कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ, तो फिर या तो उनको वेबसाइट बंद मिलती है या फिर ये पता लगता है कि फलाने वोटर जिसके बारे में राहुल गांधी ने खुलासा किया है, वाकई में उनके 3-3, 4-4, एक राज्य नहीं बल्कि 2-3 अलग अलग राज्यों में भी उनका एपिक नंबर है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। जुड़े रहिए स्ट्रेट टॉक के साथ, लौटते हैं कुछ और सवालों के साथ। एक बार फिर से दर्शकों का स्वागत करती हूं। राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है, क्या विपक्ष के हाथ एक ऐसा हथियार आ गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिला सकता है? हालांकि ये कुर्सी इस वक्त चुनौतियों का वैसे ही सामना कर रही है। भारत के जो शेयर बाजार हैं वैसे ही कमज़ोर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं 50% ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद से। और एक जानकारी दर्शकों को दे दे कि जो इनकम टैक्स बिल था सरकार लेकर आई थी, उसे वापस ले चुकी है। तो कुछ ये डेवलपमेंट्स हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से सरकार में बड़ी हलचल है। राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट करते हुए भी दिख रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने विपक्ष के लीडर्स के साथ एक डिनर का आयोजन किया और सबका समर्थन उनको मिल रहा है। यहाँ तक कि शशि थरूर, जिनके सुर बदले बदले लग रहे थे, वो भी राहुल गांधी की इस वीडियो को शेयर करते हैं। हमारे साथ विवेक देशपांडे लगातार जुड़े हुए हैं नागपुर से, वरिष्ठ पत्रकार। विवेक सर, राहुल गांधी ने वो कर दिखाया जो विपक्ष के किसी भी दिग्गज नेता या फिर वरिष्ठ, मैं कहूँगी, चेहरा नहीं कर पाया। राहुल गांधी ने साबित कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि क्या उनकी देशभक्ति पर जो सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, इस खुलासे के बाद अब ये सवाल पूरी तरह से बंद हो जाएंगे? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि क्या उनके खिलाफ जिस तरह की बातें की जा रही है वो बातें बंद हो जाएगी। मुझे लगता है कि और जोरों शोरों से वो बातें आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया में राहुल गांधी को फिर एक बार, तो जिस तरह से बीजेपी उसको प्रेजेंट आउट कर रही है, जिस तरह से उसको ट्रिवियलाइज कर रही है, मतलब जो सवाल उन्होंने उठाया उनको पॉइंट बाय पॉइंट उसका रिबटल करने के बजाय जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं कि फिर वही बचकानी बात, फिर उसी तरह के आरोप, उसी तरह के बेबुनियाद आरोप, मतलब बहुत जेनेरिक टर्म्स पे उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जबकि बीजेपी का दायित्व ये बनता है कि जो सारे मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट, चलिए ठीक है, तो बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है, वो तो कॉल नहीं है, ये कॉल तो इलेक्शन कमीशन का है, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उठाए गए। राहुल गांधी ने बहुत केयरफुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी भाषा बहुत मेजर्ड थी,
उन्होंने बहुत केयरफुली ये बोला है जी। कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, ये बीजेपी के साथ मिलकर ये कर रहा है। और ये सारे सवाल जो है, ये सारे सवालों के जवाब इलेक्शन कमीशन को देने चाहिए। जी। लेकिन पिछली बार भी जब महाराष्ट्र के सिलसिले में उन्होंने सवाल उठाए थे, उस समय भी उसके जवाब बीजेपी की तरफ से ही आए। क्यों जी। बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, ये मामला है। देखिए, ऐसा अगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आरोप लगाया गया है तो जवाब इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं देता? आप जी। इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे जवाब क्यों दे रहे हैं? जी। इसका मतलब आपकी साठगांठ है क्या इलेक्शन कमीशन के साथ? इस तरह का सवाल भी पैदा होता है। तो जी। स्पष्ट है कि जब इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाए जाए तो तुरंत बीजेपी के नेता लोग सब हरकत में आ जाते हैं और इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने में लग जाते हैं। तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में साठगांठ है। तो हलफनामे पर इस तरह का दावा देने, इस तरह की बात कहने का सवाल है आता है कि राहुल गांधी के खिलाफ पूरे देश भर में बीजेपी के लोगों ने, बहुत ही ऑर्डिनरी लोग जिनके नाम किसी को पता नहीं, बीजेपी के हैं या फिर बीजेपी के समर्थक हैं, जी। ऐसे लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन के केसेस पूरे देश में दर्ज किए हैं। कभी लखनऊ चले जाते हैं, कभी गुना चले जाते हैं, कभी मतलब पूरे देश में उनको जाना पड़ता है, कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ती है, बेल लेना पड़ता है। जी, मुझे लगता है विवेक सर की ऑडियो कुछ क्रैक होने लगी है। मैं उत्कर्ष सर आपके पास आना चाहती हूँ। ये तो तय हो गया कि राहुल गांधी जिस तरीके से ये सच लोगों के सामने लेकर आए हैं, शायद उन्होंने जिस कोशिश में वो लगे हुए थे, ओपिनियन बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, उस ओपिनियन को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है कि सत्ता में बैठे लोग झूठ बोलते हैं और कहीं ना कहीं तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं अब वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ किसी के कंट्रोल में संचालित हो रही हैं और इसकी विश्वसनीयता पर सबसे बड़े सवाल हैं और ये पुष्ट सवाल है। उत्कर्ष सर। नहीं, देखिए, सवाल तो हैं जी। और सवाल तो तब भी थे। ये इलेक्शन कमीशन के, चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेके जो कमेटी होती थी, जी। उस कमेटी को जब बदल दिया गया, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को हटा दिया गया, जी। 2 मिनिस्टर्स को ले लिया गया, तभी समझ में आ रहा था कि ये कंट्रोल करने के तरीके यही है ना। आप मनचाहा आदमी रखिए, मनचाहा काम करवाइए। और संवैधानिक संस्थाओं की बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो संवैधानिक संस्था है जो दरअसल भारत का भविष्य तय करती है, उसकी जिम्मेदारी। जी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन उसका मोटिव है और कोई भी एक सिंगल एलिजिबल वोटर ना छूट पाए, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। जी। अब सवाल ये है कि ये इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है। तो लिस्ट है, उस लिस्ट में बहुत सारे लोगों के फादर्स नेम क्या लिखे हुए हैं, जी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब उस पे क्या जवाब देंगे? डेटा फीड कैसे हुआ, वो डेटा फीड कैसे हुआ, डेटा चेक कैसे हुआ, कौन कर रहा है, उसके अगर गड़बड़ डेटा है तो उसको चेक करने का मैकेनिज्म क्या है? देखिए, सवाल अब राहुल ने जो आरोप लगाए वो आरोप लगाए जी। के बाद से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे और वो सवाल खड़े। और देखिए, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। जी। तो एक परसेप्शन तो बन रहा है इस पूरे घटनाक्रम ने, ये तो स्थापित कर ही दिया मेजॉरिटी के मन में कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जी। अब ये कह के नहीं काम चलेगा कि साहब 1980 में भी गड़बड़ थी। तो भाई 1980 में गड़बड़ थी, मान लीजिए नालायक नाकारा लोग थे, बेईमान लोग थे। जी। आप ईमानदार हैं, आपने चुना है, दूसरे किसी की मर्जी नहीं है उसको चुनने में। तो लेकिन यही भारत का चुनाव आयोग था जी। जिसने सन 77 में इंदिरा गांधी जिसने इमरजेंसी लगाई थी, सारे पावर्स उसके हाथ में थे, वहां भी बहुत टाइट इलेक्शन कराया। उसके बाद फिर हमने टीएन शेषन जैसे तमाम लोगों को देखा, वहां से लेके लोगों तक, कुरैशी साहब तक, बहुत सारे लोगों को देखा। ये राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार को भी हम देख रहे हैं। तो ये तो फर्क दिख रहा है ना, फर्क दिख रहा है। और ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं ईडी की बात नहीं करूंगा, ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है, धूर्त तक कहा है,
लेकिन वो बात नहीं है। ईडी तो फिर भी चलिए एक मैकेनिज्म है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। अब कोर्ट का क्या हाल है? अभी महाराष्ट्र में संभवतः विवेक जी को याद होगा, अभी एक खबर में पढ़ रहा था कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन रही हुई पर्सन को, लेडी को जस्टिस बना दिया जी। तो आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ कोई ओपन है उसको आप जुडिशरी में ले रहे हो। जी, हरियाणा से भी एक मामला सामने आया है जिसमें एक मोलेस्टर को लॉ ऑफिसर बना दिया गया था, हालांकि काफी क्रिटिसाइज करने के बाद पद छोड़ना पड़ा। जी, चलिए वो छोड़ दिया, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। वरना तो यहाँ पर तो छोड़ने की क्या बात है, यहाँ तो ये पूछ लिया जाता कि तब आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था, तो मैं क्यों दूं। पार्लियामेंट में हम देख रहे हैं ना जी। तो वो सारा देखिए, एक बहुत स्ट्रेटजी क्लियर है बीजेपी की पिछले 10-12 सालों से, खासतौर मोदी शाह की जो बीजेपी है उसकी। अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। जी, तो आप आम के पेड़ में लगे हुए कीड़ों की बात करिए। ऐसे ही है जैसे कृषि दर्शन कार्यक्रम चल रहा हो और उसमें वो कि साहब आज बताएंगे कि आम के पेड़ में कीड़े लगे हैं, तो वो बोलेगा कि अमरूद के पेड़ में लगे थे तब तो आपने नहीं बताया। अनानास के पेड़ में क्या हो रहा है ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आप आम को ही क्यों देख रहे हैं। जी। तो ये बीजेपी ने एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा फेनोमिना क्रिएट किया। मैं सिर्फ पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जी। पार्टी से बाहर सोशल मीडिया पे जो अमित मालवीय की आर्मी है वो तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे सो कॉल्ड पढ़े लिखे वेल पोजीशन्ड लोग इसी तरह की बात करने लगे। तो ये जो एक बना है फेनोमेना, यही बचा रहा है बीजेपी को एक्चुअली, जितनी भी बच रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सेंध एक बड़ी लगा दी है राहुल गांधी ने, क्योंकि मैं खुद बहुत देख रही थी, मैं तब से फॉलो कर रही थी जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की है, और बहुत सारे लोगों के बयान आए हैं, प्रतिक्रियाएं आई हैं जो कि अब तक खामोश बने रहे हैं या कहीं ना कहीं राहुल गांधी को नासमझ की कैटेगरी में ही गिना करते थे, उन लोगों की भी टिप्पणियां आई हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, उत्कर्ष सर और विवेक सर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद जब लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि अगर 2 सालों में हुए चुनाव, इसकी जो है वैधता ही सवालों के घेरे में है। लेकिन राहुल कहते हैं कि वो ना तो कोर्ट जाएंगे, ना ही इसे जो है लेकर कोई किसी तरह की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या फिर ईसीआई के पास जाएंगे। तो फिर राहुल क्या चाहते हैं? क्या राहुल का जो मुख्य मकसद था वो इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को जो है ध्वस्त करना था, और उसमें अगर वो कामयाब हो गए हैं तो वो क्या कथित रूप से भारत की डेमोक्रेसी को या फिर बिहार में आने वाले चुनाव में जो एक सुनियोजित संगठित कोशिश हो रही थी उसको कहीं ना कहीं उस पर हमला कर चुके हैं, उसको ठेस पहुंचा चुके हैं, समझेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और विवेक जी के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। विवेक सर, राहुल गांधी इज़ अ पॉलिटिशियन, वो कहते हैं और उसके बाद सवाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि ना मैं कोर्ट जाऊंगा ना मैं ईसी के पास जाऊंगा। क्या राहुल गांधी का जो इरादा है वो आने वाले चुनाव पर केंद्रित है? और जैसा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कोशिश करते रहे कि सिर्फ इसी से संबंधित सवाल कीजिए, इधर उधर ना जाए, वो लगातार कोशिश करते रहते हैं कि डाइवर्जन ना हो, जिससे कि जो मुख्य मुद्दा हो वो छूट ना पाए। विवेक सर, क्या राहुल गांधी अपने फोकस में बिहार विधानसभा चुनाव को बनाए हुए हैं? जो वोट अधिकार रैली इन्होंने बेंगलुरु में की और जिस तरीके से वो बहुत आक्रामक भी दिख रहे हैं लगातार, कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी एज अ पॉलिटिशियन? नेहा जी, राहुल गांधी एज ए पॉलिटिशियन जिस तरह से मैच्योर हुए हैं, हमने उनको 5 साल पहले 10 साल पहले जो देखा है, जो राहुल गांधी हमने देखे हैं, तो आज जिस राहुल गांधी को हम देख रहे हैं बहुत फर्क पड़ा है। और इसका पूरा क्रेडिट बीजेपी को जाता है, क्योंकि जितना बीजेपी ने उनको सताने की कोशिश की है, जितना उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की है, उतना ही उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। और जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो एक बहुत अभूतपूर्व ऐसा प्रयोग उन्होंने किया, उसके बाद वो बहुत निखर कर सामने आए हैं। और दिन ब दिन हमने देखा है कि उनमें सतत सुधार होता
गया है बतौर एक पॉलिटिशियन के, बतौर एक इंडिविजुअल के भी वो काफी इम्प्रूव्ड, मैच्योर लगने लगे। जी। और आज भी वो अपने 50s में हैं। जी। और नरेंद्र मोदी जो है वो 75 साल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अगले महीने में 75 साल के हो जाएंगे। और जो जिस जिस प्रोपेगेंडा के मशीनरी की बात कह रहे थे, बिल्कुल एकदम सही है कि बीजेपी अपने आप को सिर्फ प्रोपेगेंडा से ऊपर रखती है। और राहुल गांधी ने अभी एक पॉजिटिव प्रोपेगेंडा को अपना टूल बनाया है। भारत जोड़ो यात्रा से उसकी शुरुआत हुई थी, और जिस तरह सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस का पूरा जो सोशल मीडिया सेल है वो जिस तरह से कर रहा है, एक बहुत ही इक्वल फाइट हम सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि हम न तो कोर्ट में जाएंगे, नहीं हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, तो शायद वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि न तो कोर्ट जाने से कोई फायदा है, न इलेक्शन कमीशन को पिटिशन करने से कोई फायदा है, क्योंकि दोनों जगह शायद ये सारी बातें जो है वो डिस्कस की जाएगी। और इन इंस्टीट्यूशंस से हमको अभी कोई बहुत ज्यादा आशा नहीं है, तो हम सीधे लोगों के पास जाएंगे। तो शायद अप्रोचिंग द पब्लिक स्ट्रेट अवे, ये अप्रोच दिख रहा है राहुल गांधी का। मुझे लगता है कि फिर भी कम से कम कोर्ट में तो ये मामला ले जाना बहुत जरूरी है। चाहे कांग्रेस ले जाए, चाहे कोई एनजीओ ले जाए, चाहे एडीआर जैसी संस्था है वो ले जाए, लेकिन जब काफी 6 महीने की रिसर्च के बाद इतने सारे मुद्दे सामने आए हैं, इतने सारे एविडेंसेस सामने आए हैं, उसको इस्तेमाल करके कोर्ट में ये मामला ले जाना बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के पास ले जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उसको पहले से ही डिसमिस कर रखा। वो तो माने नहीं कि उसने कुछ गड़बड़ी की है, क्योंकि एक्यूजेशन तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, तो उसके लिए पिटीशन इलेक्शन कमीशन के पास करने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाना चाहिए, और वहां पर इसकी छानबीन होनी चाहिए ठीक से, और तथ्यों को जितना ज्यादा लोगों के सामने लाया जाए, और उसको एक लीगल जामा पहना के जब लोगों के सामने लाया जाए तो उसकी ताकत कुछ और होती है। तो मुझे लगता है कि ये इस मामले में थोड़ी स्ट्रेटेजी कहाँ, मतलब किस दृष्टि से ये स्ट्रेटेजी उन्होंने अडॉप्ट की है कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, मुझे पता नहीं है उसके पीछे क्या मकसद है, लेकिन उन्होंने बेनकाब तो कर ही दिया है। जिस तरह की गड़बड़ियां हो रही है उसको बेनकाब कर दिया है। अब बिहार में लोग सताए हुए हैं इलेक्शन कमीशन के, उसके साथ में बिहार के लोगों ने भी ये सारा देखा है जो राहुल गांधी ने बताया है, तो उसका असर बिहार के चुनाव पर अपोजिशन के पक्ष में जा सकता है। इस आशा के साथ शायद राहुल गांधी या अपोजिशन इस मामले को और आगे ले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल विवेक जी, और ऐसा सुप्रिया सुले की बातों से भी लगा कि इसे हर जगह जो है गली गली में प्रदर्शित किया जाएगा राहुल के इस वीडियो को। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबी थी, लेकिन एक वीडियो बाद में अपलोड किया गया है जिसमें राहुल गांधी ये भी कहते दिख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे थे जब हम चुनावी कैंपेनिंग के जो पोस्टर्स है वो लेग बनाते थे, उसके बाद फील्ड में निकलते थे, तो चुनाव को बचपन से देखते और समझते आ रहे हैं। उत्कर्ष सर, विपक्ष के पास जो विकल्प, जैसा कि विवेक जी ने कहा, विपक्ष ना कोर्ट जाएगा ना ईसीआई जाएगा, विपक्ष क्या अपने मकसद में फिर कामयाब हो पाएगा? चुनाव आयोग पर उसे भरोसा नहीं है, और फिर जनता उसको कितना साथ देगी? और यही जनता जिसका वोटर लिस्ट से नाम हट गया है, एसआईआर को लेकर बेशक जनता परेशान है, लेकिन इसका जो औपचारिक विरोध है वो शायद खुलकर आ रहा है। देखिए, ये तो सही बात है कि डेमोक्रेसी में अंतिम फैसला जो होता है वो जनता का होता है जी, लेकिन फिलहाल तो सवाल उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर ही है, जहाँ पे वोटिंग राइट्स और हमारा वोट हमारा है ये तय करने की बात जी। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, देखिए इंडिया की हिस्ट्री में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1975 भी ऐसा ही एक मामला था। तब कोई कोर्ट गया, कुछ लोग कोर्ट भी गए थे, कोर्ट पे भी मुकदमा चला था, लेकिन जो आंदोलन सड़कों पे हुआ था, जिसको हम जेपी मूवमेंट के नाम से पहचानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में, और चाहे वो हुआ हो, चाहे चंद्रशेखर की भारत यात्रा हुई हो, आखिर वो जनता थी जिसने उस चीज को समझा। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पब्लिक
चीजों को समझ नहीं रही होती है। लेकिन जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं सामने आती है कोई, तब तक पब्लिक उसके पीछे लामबंद कैसे हो? आखिर लड़ना तो राजनीतिक दलों को है। जी तो यही स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, या मुझे लगता है, मैं विवेक भाई की बात से सहमत हूं कि ये स्ट्रेटजी होगी। जी क्योंकि अगर सिर्फ आरोप लगा के मामले को छोड़ दिया जाएगा जी तो फैसला नहीं होगा। जी अब इसको जनता के बीच में, और खासतौर पे बिहार इलेक्शन बड़ा रेलिवेंट है। ऑलरेडी वहां SIR का इशू चल रहा है। लोगों के बीच में एक अनरेस्ट है। 60-65 लाख लोगों के नाम गए। मेरे ख्याल से पता नहीं, शायद वहां की पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन में है वो भी इसी तरह का कुछ रिसर्च करा रही हैं कि नहीं, कि जिनके नाम काटे गए हैं उनकी रियलिटी क्या है, जी वो है कि नहीं है। मेरे पास जो अभी तक जानकारी है वो ये बता रही है, मैंने कहीं पढ़ा ही था, जी इतने नाम कटे हैं, लगभग 55% उसमें विमेंस हैं, और बाकी भी ऐसे इलाकों के लोग हैं जहां पे बाढ़ की वजह से कटान हो जाता है या डिस्प्लेसमेंट टेम्पररी हो जाता है। जी तो जाहिर बात है, ऐसे लोग वहां अभी नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि ये सीजन भी है, बाढ़ भी, पानी का मौसम है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसको अब आगे कैसे ले जा रहा है अपोजिशन। और बीजेपी, देखिए, बर्डन ऑफ ट्रुथ तो लगातार बढ़ता जा रहा है रूलिंग पार्टी के ऊपर, जी और यही होना भी चाहिए। बर्डन ऑफ ट्रुथ तो वही होना चाहिए। कितना भी आप कोशिश कर लीजिए कि राहुल गांधी के ऊपर ढकेल दीजिए कि आप एफिडेविट दो, या राहुल गांधी के दिमाग की चिप खराब हो गई है, ये सब बोलते रहिए आप, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको साबित करना है। और आप हर सवाल के जवाब में, नोटबंदी से लेके और बाकी सारे जवाबों में एक ही चीज कहते थे कि जनता हमको वोट देके चुन रही है। तो अब तो सवाल उस जनता के ऊपर आ गया है, उन वोटर्स के ऊपर आ गया जो जनता है कि नहीं है। जी तो अब आपको साबित करना है, और करना चाहिए। अगर साबित कर लिए तो फिर तो बिल्कुल सही बात है, फिर कोई कुछ आरोप लगाता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आखिरी लाइन बोलते, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम 3-4 जगह आ रहा है, तो अब इलेक्शन कमीशन ये भी बता देते हैं कि क्या मैकेनिज्म है रेक्टिफाई करने का, या ये कैसे संभव है इस देश में कि फर्स्ट टाइम वोटर के लिए फॉर्म 6 जमा कर रहा है अगर कोई, तो उसको अचानक क्या हो गया कि वो 96 साल की उम्र में उसने कहा कि नहीं, मैं तो अब वोटर बनूंगा। जी जी तो क्वेश्चन तो बड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक दो नहीं, जो है हज़ारों और लाखों की संख्या में बताए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी उत्कर्ष सर आपका भी, विवेक सर आपका भी। आपने समय दिया और हमने बहुत ही गंभीर बातचीत यहाँ पर अपने दर्शकों के सामने रखी है। हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं, इस पूरे विषय पर आप क्या विचार रखते हैं, या फिर आप किस तरीके से सोचते हैं इस पूरी परिस्थिति जो कि भारत के संवैधानिक परिस्थिति से जुड़ी हुई है, लोकतांत्रिक परिस्थिति से जुड़ी हुई है, लिखकर पहुँचाएँ info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी शेयर कर सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।